नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर विज्ञान के बीच महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यदि आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं चैनल में जाकर ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा है। और यदि आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो विज्ञान के क्वेश्चन से बहुत सारे आते हैं। मैं यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ विज्ञान के। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, कहते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, तब जाकर आप सूरज की तरह चमकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पहला क्वेश्चन से है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन हैं तो यहाँ पर चैन आइसोमर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चैन बनाते हैं तो देखिए नॉर्मल ब्यूटेन की बात कर रहा है, यहाँ पर ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन ये जो हैं चैन बनाते हैं श्रृंखला कार्बन की। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, सी और एक कार्बन जो आपस में हैं तो हाइड्रोजन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर HH जुड़ेगा, यहाँ भी HH और यहाँ पर CH3। तो ये जो है एक चैन का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए चैन आइसोमर हैं। तो यहाँ पर जो है ब्यूटेन है ये आइसो ब्यूटेन देगा तो आइसो ब्यूटेन आपका हो जाएगा CH3 CH3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल आइसो ब्यूटेन होता है। तो ये सबको होते हैं चैन बनाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अन्य एल्कोहल के नाम से जाना जाता है तो अन्य एल्कोहल के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो शराब बनती है एल्कोहल उसको कहते हैं तो एथिल एल्कोहल पीने के रूप में किया जाता है। ये जो है शराब इसको जो है अन्य एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अन्य एल्कोहल तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये होता है आपका एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को ज़्यादा पीने से अंध रोग हो जाता है CH3OH, ये जो है काफ़ी घातक होता है। मेथाइल एल्कोहल इसको नहीं पीना चाहिए। एथिल एल्कोहल जो है अन्न के माध्यम से जैसे गेहूँ और गन्ने के माध्यम से बनता है तो इसको पी सकते हैं आप, और ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है अन्य एल्कोहल एथिल एल्कोहल को। और सब एक ग्लिसरॉल है, इसका फार्मूला होता है CH2OH और CH2OH, एक ग्लिसरॉल होता है। यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल लिखा है तो यहाँ पर एथिलीन और ग्लाइकॉल तो हो जाएगा देखिए CHOH और आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, एथिलीन दिया है और CHOH, ये होता है आपका ग्लाइकॉल। और ग्लिसरॉल दिया है सॉरी, तो यहाँ पर एक और हो जाएगा यहाँ पर CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल में 3 होते हैं कार्बन, जबकि ग्लाइकॉल में जो कि 2 कार्बन होते हैं CHOH। तो यहाँ पर अन्य अल्कोहल की बात किया था तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एथाइल अल्कोहल को अन्य अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में इसमें से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर CO2+ यहाँ पर जो है आपका H2O मिलकर क्या निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं C6H6। यहाँ पर H12 होगा तो C6H12O6, यहाँ पर जो है निर्माण करते हैं CH2O, इसका निर्माण करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है प्लस आपकी जो है तो ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन निकलती है, O2 जो है निकलती है। यहाँ पर 6CO2 + 12H2O का जब भी हम क्या करेंगे प्रकाश संश्लेषण में, यहाँ पर जो है सनलाइट की उपस्थिति में सनलाइट
और यहाँ पर क्लोरोफिल के उपस्थिति में जो है क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो CO2 और H2O भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो यहाँ पर दिया है कौन सी गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है, तो कार्बन डाई उपयोग की जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है तो निकलती है। यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और साथ में जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट को जो है आप सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, तो इसका फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। यहाँ पर जो आपका फ़ारेनहाइट तापमान दिया है 98.6, इसके जगह पे आप रख सकते हैं और सेल्सियस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए C/5 = 98.6 - 32 अपान यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इससे आप कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा आपका, जो भी आएगा तो आपका सेंटीग्रेड में होगा। चलिए इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा करके आप निकाल सकते हैं। 9 का C के साथ गुणा कर दीजिएगा, 5 इन दोनों के साथ गुणा करके घटा करके आप भाग दे दीजिएगा तो निकल आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सूत्र ध्यान रखिएगा, C/5 = F-32/9 से जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आप बदल सकते हैं। और देता है एक परीक्षा में देता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में तापमान समान रहता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 फ़ारेनहाइट ये जो तापमान होता है समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, 5वां क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन गलत है उसको हमें छांटना है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश में होता है, तो ये राइट है, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रहता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी राइट है, CO2 का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत है, O2 निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, O2 जो है बाहर निकलती है, ये राइट है। तो गलत कथन यहाँ पर C ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर C ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका फार्मूला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि C6CO2 + 12H2O, यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति में C6H12O6 + O2 ये जो है निकलती है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 7 जो है 673 के काल ऊर्जा निकलती है, तो यहाँ पर ऊर्जा भी निकलती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा विसर्जित की जाती है। तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, यहाँ पर जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर दिया है कितने लीटर जो है मूत्र का विसर्जन किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है मूत्र का विसर्जन। तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति है 1.5 लीटर का मूत्र विसर्जन करता है। और देता है मानव जो शरीर है, शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान 7.35 होता है, कहीं कहीं 7.4 भी मिलेगा कुछ पुस्तकों में आपको। और जो मूत्र का pH मान होता है, मूत्र का pH मान 6.4 होता है, तो मूत्र का pH मान देगा कितना है, तो 6.4 है। और जो pH स्केल किसने दिया था, तो pH स्केल इसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, तो 1908 में दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं। तो जो ध्वनि की तीव्रता का मापक होता है तो इसका डेसिबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 60 डेसिबल 60 dB की जो ध्वनि होती है, ये सामान्य बातचीत की ध्वनि होती है। सामान्य बातचीत हम करते हैं, सामान्य ये हमें सुनाई देती है। 60 डेसिबल की जो अधिक की ध्वनि होगी वो शोर कहलाएगी, ध्वनि प्रदूषण में कहलाएगी। ध्वनि प्रदूषण 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि
जबकि इससे जो नॉर्मल यहाँ पर सामान्य बातचीत करते हैं, सॉरी, तो जो 60 डेसिबल है ये सामान्य ध्वनि है। और जो हम बातचीत करते हैं तो 40 डीबी की जो ध्वनि होती है, ये हम बातचीत जो करते हैं एक दूसरे से बातचीत, ये सामान्य जो बातचीत होती हैं 40 डेसिबल की होती हैं। 60 डेसिबल तक की ध्वनि हमें कानों में जो है कर्णप्रिय रहते हैं, हम सुन सकते हैं। इससे अधिक की जो ध्वनि होती है 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। और सबसे ज़्यादा 100 डेसिबल 100 डीबी की जो ध्वनि होती है रॉकेट और जेट यानों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। 8वां है जीन को व्यक्त किया जा सकता है, तो जीन को आनुवांशिकता की इकाई डीएनए का एक भाग है, ये भी सब राइट हैं। उत्परिवर्तन की इकाई है, तो जीन के द्वारा ही म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन सभी तरह से जीन को व्यक्त किया जा सकता है। डीएनए का एक खंड होता है, एक भाग होता है। यहाँ पर आनुवांशिकता देखिए, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं आनुवांशिकी के जनक, मेंडल जी कहे जाते हैं। डीएनए के जनक जो हैं वाटसन एवं क्रिक जी हैं। वाटसन क्रिक को डीएनए का जनक कहा जाता है। डबल हेलिक्स इन्होंने मॉडल दिया है। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। ह्यूगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तन का जनक कहा जाता है। ह्यूगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तन का जनक। यहाँ पर जीन को व्यक्त किया जा सकता है, सभी की तरह से व्यक्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी कहलाती है, तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन किया जाता है। 10वां है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क जो है प्रामस्तिष्क होता है, इसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है प्रमस्तिष्क, इसको मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है। तो अग्र मस्तिष्क में देखिए, प्रमस्तिष्क में ही क्या होता है, एक सेरिब्रम होता है। प्रमस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क में ही, यहाँ पर देखता है कि किसमें, जो अग्र मस्तिष्क में क्या पाया जाता है, इसमें प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष और कष्ट की अनुभव जैसी क्रियाएं जो होती हैं, तो अग्र मस्तिष्क जो सेरिब्रम होता है उसी में ये घटित होती हैं, तो सेरिब्रम द्वारा ही की जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी देगा कि जैसे किसी से आप प्रेरणा करते हैं, घृणा करते हैं, प्रेम करते हैं, भय करते हैं, हर्ष करते हैं, मतलब खुशी होते हैं, इन सब क्रियाओं का अनुभव कहाँ किया जाता है, तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम पाया जाता है, सेरिब्रम, और एक होता है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो है पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। और जबकि जो सेरिब्रम होता है अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, तो अग्र मस्तिष्क में ही प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष का सबका अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और एक परीक्षा में देता है कि जो यहाँ पर जैसे खांसना हो गया, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, खांसना, छींकना, उल्टी करना, ये किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा, मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जो है जैसे प्रतिवर्ती क्रियाओं को किया जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को किया जाता है, जैसे छींकना, खांसना, इन सब क्रियाओं को जो है उल्टी करना, ये जो है मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। और मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जो है हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, इन सबको जो है मापा जाता है। और एक होता है हाइपोथैलेमस में जो है ताप, पानी, प्यास लगती है, इन सब का जो है हाइपोथैलेमस के माध्यम से किया जाता है नियंत्रण। चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है सोडियम
Na22 से एक बी उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो जब भी क्या है, एक जो है बी उत्सर्जित किया जाएगा तो कौन सा पदार्थ बनेगा। यहाँ पर 11 सोडियम जो है दिया है, तो ये जो है मैग्नीशियम में बदल जाता है। तो जब भी क्या है, रेडियो सक्रिय, यहाँ पर कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्वों के जैसे यहाँ पर एक बीटा उत्सर्जन हो जाता है। अल्फा बीटा किरणें होती हैं, तो एक बीटा जो किरणों का उत्सर्जन होने के बाद जो सोडियम होता है मैग्नीशियम में अब अगले तत्व में बदल जाता है। जैसे सोडियम का यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इससे जब भी क्या है एक बीटा जो है उत्सर्जन हो जाएगा, ये जो है तो आप बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, तो ये जो है मैग्नीशियम में बदल जाएगा, अपने अगले अणु में बदल जाएगा। तो इसका मैग्नीशियम का 12 होता है। ये रेडियो सक्रियता के कारण होता है, रेडियो सक्रियता के कारण होता है। रेडियो सक्रियता की जो है खोज सर्वप्रथम जो है हेनरी बेकुरल ने किया है। हेनरी बेकुरल ने किया है रेडियो सक्रियता की खोज, जबकि मैडम क्यूरी और जो है उनके पति पियरे क्यूरी ने इसके बारे में बताया है, रेडियो किरणों के बारे में। यहाँ पर देगा कि रेडियो सक्रियता के जनक कौन कहे जाते हैं, तो हेनरी बेकुरल कहे जाते हैं, एच बेकुरल। इसी के कारण जो है रेडियो सक्रियता के कारण जो सोडियम होता है, तो एक बी उत्सर्जन के बाद मैग्नीशियम में परिवर्तित हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, वह माध्यम जिसके द्वारा आंकड़ों को दूरभाषा के माध्यम से बाइनरी अनुदेशों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है, तो मॉडेम कहलाता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इन दोनों शब्दों से मिलकर के मॉडेम का निर्माण होता है। तो मॉडेम जो है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जो अस्थि होती हैं, हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो अस्थियाँ, अस्थि देखिएगा तो अस्थि, तो अस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है अस्टियोलॉजी। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जियोलॉजी में दिया है, तो जियोलॉजी में जो है तो जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी दिया है, तो जियोलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ये है और यहाँ से वाटरफॉल जो है नीचे गिर रहा है, तो इसके चलते इसमें क्या है गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी, तो उसका जो तापमान है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याधि अनुवांशिक है, तो इनमें से कौन सी जो व्याधि है, व्याधि मतलब होता है रोग, कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो इसमें हीमोफीलिया जो रोग है अनुवांशिक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। हीमोफीलिया व्यक्ति को जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया के कारण ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। और विटामिन के की कमी के कारण भी नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी के कारण भी जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अनुवांशिक रोग पूछा है, तो हीमोफीलिया हो जाएगा, अनुवांशिक रोग है ये। 16वां क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में विद्यमान रहता है, तो सीमेंट में भी जो है और हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो देखिए हड्डियों में जो है तो आपका कैल्शियम प्लस फास्फोरस जो है तो पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। सीमेंट में भी जो है कैल्शियम पाया जाता है, तो दोनों में क्या है कैल्शियम मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैल्शियम पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो जो ये पौधे होते हैं इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। खाद्य पदार्थ की बात कर रहा है, तो खाद्य पदार्थ फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जाइलम के द्वारा जो है तो जल जो है जाइलम के द्वारा जाइलम के द्वारा जो है जल पहुंचाया जाता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो है खनिज लवण पहुंचाए जाते हैं। पोषक तत्व जो है तो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं पौधे में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो जो एक्स किरणें हैं किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पर जो है
कैथोड और एनोड के बीच जो विभवांतर है उसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कैथोड किरणों की जो क्षमता है बढ़ाई जा सकती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। तो जो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम पूछा है यहाँ पर। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना होता है, जबकि देता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, देता है, कई बार परीक्षा में आया है कि बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का ये अयस्क होता है। इसका रासायनिक नाम होता है बॉक्साइट का हाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्गोट प्राप्त किया जाता है। तो आर्गोट जो है क्लेबीसेप्स से प्राप्त किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लेबीसेप्स। राइजोबियम जो है चने की जड़ में पाया जाता है, चने की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम N2 जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो 20 का जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लेबीसेप्स से आर्गोट प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।